तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं। मतलब शुरुआत करने के लिए मुझे वॉरेन बफे का वो मशहूर और बड़ा ही मजेदार किस्सा याद आ रहा है। ओ हाँ, वो बीमार मरीज वाला किस्सा ना। बिल्कुल वही, जहाँ एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है हम्म। और डॉक्टर एक्सरे देख के कहता है कि भाई हालत बहुत खराब है, बहुत लंबा और शायद बहुत महंगा इलाज चलेगा। और फिर वो मरीज एक बड़ा ही अजीब सा सवाल करता है कि मेरे पास इतने महंगे इलाज के लिए तो पैसे नहीं है, तो क्या आप थोड़े से पैसे लेकर मेरी एक्सरे रिपोर्ट को ही ठीक कर सकते हैं? हाँ, ताकि वो कागजों पर एकदम स्वस्थ दिखे। मतलब असल जिंदगी में ये एक चुटकुला लगता है, बिल्कुल। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में ये कोई मजाक नहीं है। एकदम सही कहा आपने। कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे उनकी बैलेंस शीट या P&L अकाउंट, उनके एक्सरे की तरह ही होते हैं, जो उनकी अंदरूनी आर्थिक सेहत दिखाते हैं। लेकिन जब व्यापार अच्छा नहीं चल रहा होता या बिक्री गिर रही होती है, तो कई बार मैनेजमेंट असली समस्याओं का इलाज करने के बजाय उसी एक्सरे रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर देती है। हाँ, और बाहर से सब कुछ एकदम शानदार दिखता है, लेकिन अंदर से कंपनी पूरी तरह खोखली हो चुकी होती है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल शेनानिगन्स, यानी वित्तीय चालबाजियों के बारे में। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की हमारी ये चर्चा कई बेहद प्रामाणिक स्रोतों के एक बड़े स्टैक पर आधारित है, जैसे हॉवर्ड शिलेट की मशहूर किताब फाइनेंशियल शेनानिगन्स, और इस किताब पर द एल्फ ब्लॉग और द वीकेंड इन्वेस्टर की शानदार समीक्षा है। इसके अलावा हमारे पास इंडोनेशिया की पब्लिक कंपनियों पर छपा एक अकादमिक रिसर्च पेपर भी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बारीकी से समझने के लिए वैल्यू रिसर्च की एक बहुत ही अच्छी गाइड है। साथ ही धोखाधड़ी से बचने के लिए टॉप 10 रेड फ्लैग्स बताने वाले कुछ अहम आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो आज के इस विश्लेषण का मिशन बहुत साफ है। उद्देश्य यह सीखना है कि अकाउंटिंग के नियमों के बीच जो ग्रे एरिया होते हैं, उनका फायदा उठाकर कंपनियां कैसे अपने असली आंकड़े छिपाती हैं। यानी वो जगह जहां नियम पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। हम यह समझेंगे कि इन चालबाजियों को पकड़ने के पीछे के संकेत क्या हैं और नंबरों के इस भ्रामक जाल में फंसने से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये वित्तीय चालबाजियां, जिन्हें फाइनेंशियल शेनानिगन्स कहा जाता है, वो असल में होती क्या है और कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करती है? अगर हम इसे डिकोड करें तो इसका सीधा सा मतलब उन हरकतों से है जो कंपनी की मैनेजमेंट जानबूझकर करती है ताकि इन्वेस्टर्स और मार्केट को बेवकूफ बनाया जा सके। और अगर हम इसके पीछे की वजहों को देखें तो मुख्य रूप से दो बड़े कारण सामने आते हैं। पहला कारण तो बहुत ही आम है, अपनी वर्तमान कमाई या मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। हाँ, क्योंकि हर सीईओ चाहता है कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाए। बिल्कुल। जब मुनाफा ज्यादा दिखता है तो शेयर बाजार में कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती है, अधिकारियों को भारी भरकम बोनस मिलते हैं और बैंकों से कम ब्याज दर पे लोन भी आसानी से मिल जाता है। थोड़ा रुकिए, ये बात तो समझ में आती है कि कोई अपनी कमाई बढ़ाकर क्यों दिखाएगा, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक दूसरा कारण भी है जो थोड़ा अजीब लगता है। आप उस दूसरे कारण की बात कर रहे हैं जहां वर्तमान कमाई को जानबूझकर कम दिखाया जाता है? हाँ बिल्कुल। कोई भी मैनेजमेंट अपनी ही कंपनी का मुनाफा कम क्यों दिखाना चाहेगी? ये बात कुछ हजम नहीं होती। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे वित्तीय दुनिया की भाषा में सिक बात या किचन सिंक ट्रिक कहा जाता है। किचन सिंक ट्रिक, ये कैसा नाम हुआ? ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी कंपनी में नया सीईओ या नई मैनेजमेंट आती है। उनका लक्ष्य खुद को हीरो साबित करना होता है, तो वे आते ही कंपनी के सारे खराब प्रदर्शन और भविष्य के संभावित खर्चों को और शायद कुछ काल्पनिक नुकसानों को भी एक ही बार में वर्तमान समय के खातों में दर्ज कर देते हैं। एकदम सही। और सारा दोष पुरानी मैनेजमेंट पर डाल दिया जाता है कि देखिए पुराने लोग कितना कबाड़ा करके गए हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने जानबूझकर उस साल के प्रॉफिट को जमीन पर ला दिया ताकि बेसलाइन एकदम नीचे आ जाए। हाँ, इससे आगे आने वाले सालों के लिए स्लेट एकदम साफ हो जाती है। अब अगले साल अगर व्यापार में मामूली सा भी सुधार होता है तो प्रतिशत के हिसाब से वो ग्रोथ बहुत बड़ी दिखती है। और फिर नई मैनेजमेंट इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताकर पेश करती है। ये तो सच में बहुत चालाकी भरा कदम है। और स्रोतों के अनुसार इन चालबाजियों का शिकार होने की संभावना हर कंपनी में बराबर नहीं होती। हाँ, ऐसी धोखाधड़ी आमतौर पर उन कंपनियों में ज्यादा पाई जाती है जो बार बार दूसरी कंपनियों को खरीदती हैं, यानी जिनका एक्विजिशन करने का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। या फिर वो कंपनियां जो हाल ही में प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनी है। इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कंपनी बार बार दूसरी कंपनियों को खरीदती है
तो दोनों कंपनियों के वित्तीय खातों को मिलाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। अकाउंटिंग की इस उलझन के बीच एक धुंध सी छा जाती है और इसी धुंध का फायदा उठाकर मैनेजमेंट अपने खराब प्रदर्शन को आसानी से छिपा लेती है। वही जो कंपनियां हाल ही में पब्लिक हुई हैं, उन पर वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स को हर तिमाही में शानदार ग्रोथ दिखाने का भारी दबाव होता है। और इसी दबाव में आकर वे गलत रास्ते अपना लेते हैं। लेकिन इस धुंध को साफ करने के लिए अंततः हमें प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच के अंतर को समझना होगा। लोग अक्सर प्रॉफिट और कैश को एक ही चीज मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। वैल्यू रिसर्च की गाइड में इसे समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा शानदार एनालॉजी दिया गया है। हाँ, वो नींबू पानी के स्टॉल वाला उदाहरण। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने नींबू पानी का स्टॉल लगाया है। साल के अंत में जब उस स्टॉल का P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा गया तो कागजों पर लिखा था कि 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन जब असल में गल्ले को खोलकर देखा गया तो उसमें सिर्फ 600 रुपए ही पड़े थे। तो एक आम इंसान यही सोचेगा कि अगर मुनाफा 1000 का है तो कैश बॉक्स में सिर्फ 600 रुपए क्यों हैं? बाकी के 400 रुपए कहाँ गायब हो गए? इस 400 रुपए के रहस्य को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग के एक बुनियादी नियम को समझना होगा, जिसे अक्रूअल सिद्धांत कहते हैं। तो ये अक्रूअल सिद्धांत असल में काम कैसे करता है? आसान भाषा में कहें तो अकाउंटिंग का ये नियम कहता है कि जब कोई बिक्री होती है तो उसे उसी वक्त प्रॉफिट मान लिया जाता है, भले ही उसके बदले नकद पैसा मिला हो या नहीं। अच्छा, मतलब नींबू पानी के स्टॉल के मामले में हो सकता है कि पड़ोसियों ने 400 रुपए का नींबू पानी उधार में पी लिया हो। हाँ, और उन्होंने कहा हो कि पैसा अगले महीने देंगे। कागजों पर तो आपकी बिक्री हो गई और 1000 रुपए का प्रॉफिट भी दर्ज हो गया, लेकिन आपके हाथ में वो 400 रुपए आए ही नहीं। समझ गया। यानी P&L स्टेटमेंट ये तो बता देगा कि कितना माल बिका, लेकिन ये नहीं बताएगा कि असल में जेब में कितना कैश आया। और यहीं पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की असली अहमियत समझ आती है। एकदम सही। कैश फ्लो स्टेटमेंट कागजी मुनाफे की नहीं बल्कि असली नकदी की सच्चाई बताता है। ये एक तरह से बैंक पासबुक की तरह है, कितना कैश अंदर आया और कितना बाहर गया। और इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे CFO भी कहते हैं। हाँ, ये बताता है कि कंपनी के रोजमर्रा के मुख्य व्यापार से असल में कितना कैश बना। जैसे हमारे 1000 रुपए के कागजी प्रॉफिट में से उधारी के 400 रुपए हटा दिए जाएं, या इन्वेंट्री और कच्चे माल में लगे पैसे घटा दिए जाएं, तो असली ऑपरेटिंग कैश सामने आता है। दूसरा हिस्सा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग यानी CFI, जो ये दिखाता है कि कंपनी ने कोई नई मशीन या संपत्ति खरीदने में कितना कैश खर्च किया या पुरानी संपत्ति बेचकर कितना कैश कमाया। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग यानी CFF। ये हिस्सा बताता है कि कंपनी ने बाहर से कितना नया उधार लिया या पुराने कर्ज और निवेशकों को डिविडेंड बांटने में कितना नकद बाहर गया। लेकिन इन तीनों से भी ज्यादा एक और चीज है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो को तो वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा सच माना जाता है, लेकिन इसे निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। जो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसमें से आप उन खर्चों को घटा दीजिए जो कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज और मशीनों को चालू रखने के लिए जरूरी हैं, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो नकद पैसा बचता है वही फ्री कैश फ्लो है। ये वो असली पैसा है जिसे कंपनी चाहे तो कर्ज चुकाने में लगा सकती है या किसी नए व्यापार में। अगर किसी कंपनी का कागजी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसका फ्री कैश फ्लो लगातार गिर रहा है, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हार्वर्ड शिलिट की किताब में भी ऐसी ही कई चालकों को उनके मुख्य थीम्स पर बांटे तो सबसे पहला और बड़ा थीम है रेवेन्यू यानी राजस्व के साथ खिलवाड़ करना। रेवेन्यू के साथ छेड़छाड़ करना सबसे आम तरीका है। इसमें कंपनियां या तो रेवेन्यू को समय से पहले दर्ज कर लेती हैं या फिर पूरी तरह से फर्जी रेवेन्यू दिखा देती हैं। फर्जी रेवेन्यू मतलब वो सेल्स जो कभी हुई ही नहीं। हाँ, और समय से पहले दर्ज करने का मतलब है कि मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कायदे से उन्हें हर साल 1/3 रेवेन्यू बुक करना चाहिए। लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखाने की होड़ में वो पूरे 3 साल का रेवेन्यू उसी दिन बुक कर लेते हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू उसके कैश फ्लो से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो शायद उधार में बहुत ज्यादा माल बेच रहे हैं या फर्जी बिलिंग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी थीम जो हार्वर्ड शिलिट बताते हैं वो है खर्चों को गायब कर देना या आज के खर्चों को भविष्य के लिए टाल देना। ये खर्चे गायब कैसे होते हैं? मतलब कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती कि वो कर्मचारियों को सैलरी दें और उसे खाते में ना दिखाए? वो जो चाल चलते हैं वो थोड़ी अलग होती है।
वो अपने रोजमर्रा के खर्च को खर्चा मानने के बजाय अपनी संपत्ति या एसेट मान लेते हैं। अच्छा, इसे अकाउंटिंग की भाषा में खर्चों का कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जब आप खर्चे को खर्चा नहीं मानते तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन इसका असर बैलेंस शीट पर दिखता है। अगर कंपनी पर अचानक से कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और बैलेंस शीट पर अजीबोगरीब एसेट्स दिखने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। एक और दिलचस्प रेड फ्लैग ये है कि क्या कंपनी की इन्वेंट्री यानी गोदाम में रखा माल बढ़ता ही जा रहा है जबकि उसकी सेल्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। ये बहुत अहम संकेत है। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब है कि कंपनी अपना माल बेच नहीं पा रही है। और या तो वो माल बेकार हो चुका है, ये कंपनी ने जानबूझकर फैक्ट्रियों को पूरी क्षमता पर चलाया है ताकि प्रति यूनिट लागत कम दिखे और मार्जिन अच्छा नजर आए। लेकिन अंत में वो माल बिकना तो है नहीं। इसके अलावा एक और जगह है जहां बहुत बड़ी धांधली पकड़ी जा सकती है और वो है ऑडिटर्स की भूमिका। जब बाहर से बड़ी बड़ी प्रोफेशनल ऑडिट फर्में आती हैं तो क्या वो इन चीजों को पकड़ नहीं पाती? वो पकड़ती हैं, लेकिन ऑडिटर्स की भी अपनी सीमाएं होती हैं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि अगर ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में बार बार कोई चिंता जता रहे हैं जिसे क्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं, या फिर कंपनी बार बार अपने ऑडिटर्स ही बदल रही हैं, तो ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। कोई भी कंपनी अपना ऑडिटर तभी बदलती है जब ऑडिटर उनके गलत फैसलों पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। और इन रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या हो सकता है, इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण हॉल ऑफ शेम में दर्ज हैं। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों की सच्ची कहानियां सुनकर यकीन नहीं होता कि इतने बड़े स्तर पर इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले एनरॉन की बात करते हैं। एनरॉन के आंकड़े किसी भी आम इंसान का दिमाग घुमा सकते हैं। सोचिए 1995 से लेकर 2000 के बीच सिर्फ 5 साल के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू $10 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन हो गया। फॉर्चून 500 की लिस्ट में ये कंपनी 141वें स्थान से छलांग लगाकर सीधे 7वें स्थान पर पहुंच गई थी। और वॉल स्ट्रीट के सारे बड़े एनालिस्ट इसे खरीदने की सलाह दे रहे थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होने के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 1% से भी कम रहा। मतलब रेवेन्यू आसमान छू रहा था, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे कुछ खास नहीं था। आखिर इन्होंने ये खेल खेला कैसे? एनरॉन ने ऑफ बैलेंस शीट पार्टनरशिप्स यानी शेल कंपनियों का एक ऐसा मकड़ जाल बना था जिसका इस्तेमाल वो अपने भारी भरकम कर्ज और नुकसान को छिपाने के लिए करते थे। ये ऐसी कंपनियां थीं जिन्हें कागजों पर तो कोई और चला रहा होता था, लेकिन असल नियंत्रण एनरॉन का ही होता था। वो अपने सारे खराब एसेट्स इन शेल कंपनियों के नाम कर देते थे। और इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जिसे मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कहते हैं। मार्क टू मार्केट? ये तो किसी भारी भरकम किताबी शब्द जैसा लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी में